हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पहले पेपर जिसका नाम है CC1, जिसको कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इससे आज एक विषय उठाऊंगा आप लोगों के समक्ष जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के शुरुआत को हम सबसे पहले समझने के लिए मौर्य साम्राज्य के स्थापनाकर्ता के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा का विषय होगा चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जीवनी एवं उनकी उपलब्धियां। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महान शासकों की श्रेणी में आने वाले शासक हैं। वह प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने उत्तरी भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने के बाद दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करके एक अखंड और एकीकृत भारत की कल्पना को साकार किया। वह विदेशियों को पराजित करने वाले पहले ऐसे ऐतिहासिक शासक थे जिनकी सीमा ईरान को छूती थी। साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए जिस कुशल प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी वह उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। जीवन परिचय, हम चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय देखेंगे। महावंश टीका एवं महाबोधि वंश से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, किंतु आर्थिक अभाव के कारण उसे बेच दिया गया था। राजकिलम खेल खेलते समय चाणक्य उसकी प्रवीणता से प्रभावित हुए और 1000 कषामण में उसे खरीद लिया तथा तक्षशिला में उसे अस्त्र शस्त्र एवं अन्य कला की शिक्षा दिलाई। चाणक्य वस्तुतः नंद शासक घनानंद को नष्ट करना चाहता था और चंद्रगुप्त उसे इस कार्य के लिए योग्य लगा। चंद्रगुप्त का प्रथम उद्देश्य था नंद शासन की समाप्ति और इस हेतु परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल होने लगी थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के साथ ही उसका साम्राज्य बिखर रहा था। चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एक मजबूत जनजातीय फौज तैयार की और सेना की सहायता से पंजाब के क्षेत्र को यूनानी शासन से मुक्त करवाया। इसके बाद उसने मगध पर विजय प्राप्त की और नंदों का नाश किया। ठीक है, इसके पश्चात हम चंद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियों को देखेंगे। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर माना जाता है कि सौराष्ट्र एवं पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त का शासन था, क्योंकि वहां उसने एक सुदर्शन झील बनवाया एवं वहां का क्षेत्राधिकारी पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था। तमिल स्रोतों से चंद्रगुप्त का साम्राज्य दक्षिण तक बताया गया है। फिर भी चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रावण बेलगोला में बिताया, जिससे मैसूर तक उसकी प्रभुसत्ता सिद्ध होती है। इधर जब चंद्रगुप्त भारत के एकीकरण का प्रयास कर रहा था तो 305-303 ईसा पूर्व में यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध पर तात्कालीन स्रोतों में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है। एपियानस के अनुसार दोनों में संधि हो गई। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दे दिए, जबकि सेल्यूकस ने उसे हिरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल आदि के क्षेत्र प्रदान किए। संधि के स्वरूप से साफ प्रतीत होता है कि सेल्यूकस युद्ध में परास्त हुआ एवं उसे संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। यह भारतीय इतिहास के लिए एक रोचक अध्याय है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही विदेशी आक्रांत भारत की ओर कदम बढ़ा सके। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भारत भेजा एवं वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था जिसने अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य को फैलाया। बिंदुसार के विजय अभियान अस्पष्ट हैं, जबकि अशोक ने
सिर्फ कलिंग विजय की। इससे तो यही लगता है कि विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियों को देखने के बाद हम इनकी प्रशासनिक उपलब्धियों को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसके सफल संचालन हेतु एक कुशल प्रशासन तंत्र की भी नींव रखी, जिसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र एवं इंडिका से प्राप्त होती है। यह प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, जिसमें राजा का स्थान सर्वोपरि होता था। यद्यपि राजत्व के दैवी सिद्धांत की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी, किंतु शासक ही समस्त सत्ता का स्रोत था। राजा की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था एवं सशक्त केंद्रीय नौकरशाही की स्थापना की गई, जिसे तीर्थ कहा जाता है। इससे छोटा अधिकारी अध्यक्ष कहलाता था। चंद्रगुप्त के पास एक सशक्त केंद्रीय सैन्य बल भी था। यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि उसके पास 6 लाख पैदल सैनिक, 3000 घोड़े, 9000 हाथी और 8000 रथ थे। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने नौसेना एवं सैन्य रसद विभाग का भी गठन किया। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों की देखरेख 5-5 सदस्यों की समिति के जिम्मे था। चंद्रगुप्त ने सुव्यवस्थित गुप्तचर की भी व्यवस्था की। संस्था और संचार नाम के गुप्तचर थे। न्याय का संपादन धर्म स्थानीय एवं कंटक शोधन न्यायालय करते थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांत में किया गया था और प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिसे आहार कहते थे। इसका प्रधान प्रदेश ठीक कहलाता था। प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम थी। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन की विस्तृत व्याख्या की है। उनके अनुसार नगर प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली समितियों के जिम्मे था। नगर का प्रधान नागरिक होता था। चंद्रगुप्त ने एक सुदृढ़ राजस्व प्रशासन की स्थापना की। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत थे। उसने 1/6 से 1/3 भाग भू राजस्व लिया, जो भाग कहलाता था। बलि एक प्रकार का भूमि कर होता था। फल के बागीचों पर कर नामक राजस्व लगता था, जबकि परण्य आपातकालीन कर होता था। चंद्रगुप्त ने सिंचाई की सुविधा पर भी ध्यान दिया और इसके लिए अतिरिक्त कर लिए तथा अर्थव्यवस्था पर केंद्र का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य प्रशासन को एक जन कल्याणकारी रूप देने का भी प्रयास किया, जो अशोक के समय पितृवत शासन प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। अर्थशास्त्र में वर्णित है कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने प्रजा के कल्याण को विशेष महत्व दिया। चंद्रगुप्त ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। शासनकाल के अंत में उसने जैन मत को अपना लिया। उसके शासनकाल में सभी समुदाय के लोग फल फूल रहे थे। साहित्य के क्षेत्र में इंडिका और अर्थशास्त्र की रचना इस काल में ही हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो निर्माता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी सफलता के पीछे उसके गुरु चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य नामों से भी जाना जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी, साथ ही साथ उन्हें युद्ध कला में भी पारंगत किया और उन्हें राजनीति की भी शिक्षा दी और सदैव आजीवन वे उनके गुरु के रूप में कार्य करते रहे। एक मंत्री के रूप में वहां उनको शासन संचालित करने की विधियां समझाते रहे। इस प्रकार उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में परिणत किया। अब हम इसके निष्कर्ष को देखें तो हम यह पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, उसकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक उपलब्धियों के सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपरोक्त उपलब्धियां इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उसने जो एकीकृत और अखंड भारत की कल्पना की, वही बाद के शासकों के लिए आदर्श बना। उसी ने अशोक की महानता की पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया।
इस प्रकार से हमारा यह विषय जो है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धि, तो इस विषय को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आई होप कि यह विषय आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई क्लिष्ट बातें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हम अगली क्लास में फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।